नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गांधी युग की एक ऐसी कहानी कि कैसे एक अकेले इंसान के सच और सिद्धांतों ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। तो चलिए उनके इस सफर को हम 5 अहम पड़ावों में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने भारत की किस्मत को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उन 78 सालों को कवर करती है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये एक ऐसी जिंदगी की कहानी है जो 1869 में शुरू हुई और भारत के आज़ादी के आखिरी संघर्ष के साथ साथ चली। एक ऐसा जीवन जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही बदल दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी कहानी जानते हैं कहाँ से शुरू होती है? भारत से नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका से, जहां मोहनदास गांधी नाम के एक वकील के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, फर्स्ट क्लास का टिकट हाथ में है और फिर भी सिर्फ रंग की वजह से आपको ट्रेन से धक्के मारकर उतार दिया जाए। यह सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये वो मोमेंट था, वो उत्प्रेरक था। उस रात जब उन्हें ट्रेन से फेंका गया तो उस निजी अन्याय ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और उसी एक पल के बाद उन्होंने अगले 21 साल लगा दिए अपने सबसे बड़े हथियार को गढ़ने में, सत्याग्रह यानी सत्य बल। और सिर्फ सोचा ही नहीं, फिनिक्स आश्रम जैसे समुदाय भी बनाए जहां वो लोगों को इस नए तरीके की लड़ाई के लिए तैयार करते थे। तो अब कहानी साउथ अफ्रीका से पहुंचती है भारत। साल था 1915, जब गांधी जी वापस आए। अब देखते हैं कि उनका यह सत्याग्रह का तरीका कैसे एक छोटे से विचार से एक पूरे देश का आंदोलन बन गया। अपने गुरु गोखले के सलाह पर उन्होंने सीधे नेशनल लेवल पर काम शुरू नहीं किया, बल्कि पहले अपने तरीकों को छोटे स्तर पर आजमाया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन 3 जगहों पर हुए आंदोलनों ने यह साबित कर दिया कि सत्याग्रह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो वाकई काम करता था। और देखिए ये कितना दिलचस्प है। चंपारण में उनकी जान को सच में खतरा था। बत्तख मियाँ नाम के एक शख्स ने तो उन्हें जहर दिए जाने से बचाया था। मतलब ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। और चंपारण की जीत इतनी बड़ी थी, इतनी असरदार थी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। अब जब उनके तरीके छोटे स्तर पर कामयाब हो चुके थे तो स्टेज सेट हो चुका था। अब बारी थी पूरे देश के लेवल पे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सीधी टक्कर की। और फिर आया 1919 का रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील, किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। इस जालिम कानून और फिर उसके बाद हुए भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी का ब्रिटिश न्याय पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था ना, उसे भी पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। ये बात उनके मोहभंग को एकदम साफ दिखाती है। सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश सरकार उन्हें कैसर-ए-हिंद का मेडल दे रही थी और दूसरी तरफ 1920 में उन्होंने वही मेडल विरोध में लौटा दिया। जो इंसान कभी ब्रिटिश सेना के लिए रिक्रूटिंग सार्जेंट कहलाता था, अब वही उनका सबसे बड़ा विरोधी बन चुका था। तो यहाँ से शुरू हुआ उनका पहला बड़ा जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और ये ब्रिटिश सत्ता पर एक मल्टी डायमेंशनल अटैक जैसा था। इसके 3 मेन पिलर थे। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, और सबसे बड़ा लक्ष्य 1 साल के अंदर स्वराज हासिल करना। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई, जहां भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। बस एक इस घटना की वजह से उन्होंने इतना बड़ा पूरे देश का आंदोलन अचानक वापस ले लिया। इसके बाद कुछ समय के लिए गांधी जी ने समाज सुधार के कामों पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन आजादी की लड़ाई रुकी नहीं थी। अब ये अपने आखिरी और सबसे तीखे दौर में पहुंचने वाली थी। साल 1930, और गांधी जी ने एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज को क्रांति का सिंबल बना दिया, नमक। 388 किलोमीटर्स, इतनी लंबी दूरी उन्होंने अपने 78 साथियों के साथ पैदल तय की, सिर्फ दांडी पहुंचकर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए। और ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अंग्रेजों को एक मुश्किल जाल में फंसा दिया। सोचिए, अगर वो गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं तो दुनिया भर में बदनामी होती कि एक बूढ़े आदमी को नमक उठाने के लिए पकड़ लिया, और अगर गिरफ्तार नहीं करते तो उनका कानून और उनकी हुकूमत कमजोर दिखती। इस एक चाल ने पूरी दुनिया को उनकी स्ट्रेटेजिक सोच का लोहा मनवा दिया। फिर 1942 में आया ब्रिटिश क्रिप्स मिशन, जो भारत को कुछ अधिकार देने का वादा कर रहा था। लेकिन गांधी जी ने उसे क्या कहा? एक दिवालिया हो रहे बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक। मतलब एक ऐसा वादा जिसका कोई भविष्य नहीं।
इस एक लाइन से उन्होंने साफ कर दिया कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। और इसी के साथ 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और देश को एक आखिरी सबसे ताकतवर नारा दिया, करो या मरो। ये अब आर या पार की लड़ाई का ऐलान था, एक ऐसा ऐलान जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी। इस लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार जीत तो मिली, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और बहुत दुखद कीमत चुकानी पड़ी। 15 अगस्त 1947, आज़ादी का दिन। इस दिन की 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं, चारों तरफ जश्न का माहौल है, और दूसरी तरफ राष्ट्रपिता गांधी वो नोआखली के दंगाग्रस्त गांव में नंगे पैर घूम रहे हैं, लोगों से शांति की भीख मांग रहे हैं। ये एक फर्क ही बता देता है कि उनका दिल कहाँ था, सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि दर्द झेल रहे आम लोगों के बीच। और फिर आया 30 जनवरी 1948 का वो दिन। दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में गांधी जी की हत्या कर दी गई। उस शाम जवाहरलाल नेहरू ने रोते हुए देश से कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। लेकिन गांधी सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं थे। उनकी विरासत उनके कामों में तो है ही, उनके शब्दों में भी है। उनकी आत्मकथा, सत्य के प्रयोग, उनके अखबार, यंग इंडिया और हरिजन, ये सब एक ऐसा बौद्धिक खजाना है जो आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को रास्ता दिखाता है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा और टाइम मैगजीन ने उन्हें 1930 में मैन ऑफ द ईयर चुना। उनकी सोच की ताकत आज भी जिंदा है। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि कैसे एक अकेले इंसान का सच पर टिके रहने का अटूट इरादा दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। ये सवाल ही उनके पूरे जीवन का सार है, और ये हमें एक अकेले मजबूत विचार की जबरदस्त ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।